हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फ्लुएंशियल लर्निंग। तो उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कल की जो वीडियो थी उस पर 13 व्यूज़ आए, तो अच्छा लगा कि कुछ लोगों ने देखा ज़रूर है। तो उम्मीद है कि आगे भी सपोर्ट मिलता रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन हमारा मिल जाए। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ी थी, इसके अलावा हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ी थी, जिसमें हमने बताया था कि हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। बेसिकली एक वर्क डन होता है जो कि हमें करना पड़ता है चार्ज को पूरे सर्किट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या कहते हैं हम, द रेट एट विच वर्क इज़ डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ नोन एज एन इलेक्ट्रिक पावर। तो कहते हैं कि जो हम वर्क डन करते हैं चार्जेस को मूव करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हमने कहा है कि वो पावर है। अब वो वर्क डन हम जितने टाइम में करते हैं, तो जब हम उन दोनों का रेशियो लेते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइडेड बाय टाइम। अब जैसे कि हम देखते हैं, कहते हैं कि व्हेन वोल्टेज इज़ अप्लाइड टू अ सर्किट। अब अगर हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, ओपन है, हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन हमने उसको वोल्टेज नहीं दिया, यानी करंट को अलाउ नहीं किया कि वो उससे फ्लो करे, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि रेजिस्टेंस विल बी हाई एंड नो करंट विल बी फ्लोन। तो हम जब कहते हैं कि जब हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं सर्किट के ऊपर, यानी गिवन सर्किट को हम अलाउ करते हैं कि वो क्लोज हो जाए, तो क्या होता है कि इट कॉजेज़ द करंट टू फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस आर एंड टाइम टी। लेट कंसीडर ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी। अब ए और बी को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के वोल्टेज से। जब हम करंट को अलाउ करेंगे कि वो फ्लो करे, तो पॉइंट ए से करंट अलाउ होगा, फ्लो होते होते जाएगा टुवर्ड्स आर। ये जो आर है ये हमें बता रहा है कि रेजिस्टेंस से ये करंट पास होगा और फिर पॉइंट बी पर चला जाएगा। Clearly work is being done in moving the charges in a circuit. This work done in moving charges in a unit time is known as electric power. यानी वो वर्क डन जो हमें करना पड़ा है, यहाँ पर पड़े हुए चार्जेस जो ए पर पड़े हैं उनको मूव करने में टुवर्ड्स बी, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आता है इलेक्ट्रिक पावर में। दस द टोटल चार्ज इन सेकेंड इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई टी एंड वोल्टेज। तो हम कहते हैं कि वर्क डन को हम इस तरह ले सकते हैं कि टोटल चार्जेस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, ठीक है, या Q हमें पता है कि Q किसके बराबर होता है, I इंटू टी के। तो अगर हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो वर्क डन इज़ इक्वल टू VIT, तो यानी टोटल वोल्टेज आ जाएगा, करंट आ जाएगा और टाइम आ जाएगा। ये Q की वैल्यू हमने IT कैसे पुट की, हमने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्ट में कि I इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, यानी टोटल चार्जेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज अ करंट। तो अगर हम I इज़ इक्वल टू Q बाई टी था, अगर हम T नीचे डिवाइड हो रहा था उस साइड पर ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन Q की क्या बनती है, Q इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई टी। तो हमने ये वहाँ पर ये सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हम इलेक्ट्रिक पावर की इक्वेशन लिखते हैं जो कि बराबर है W बाई टी के। तो हमने W की वैल्यू क्या लिख दी, वोल्ट लिखा, एम्पेयर का करंट लिख दिया और T लिख दिया। अब T से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पावर का यूनिट क्या आ जाएगा, IV, ठीक है। तो हम कहते हैं पावर का एक यूनिट आ गया IV। अब इस यूनिट की बेसिस पर हम और यूनिट्स भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि I स्क्वायर R, ठीक है, V स्क्वायर बाय R, ठीक है। अब ये यूनिट्स कैसे आए हैं वो देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ में कि V इज़ इक्वल टू आई आर। अगर हम V की जगह आई आर डाल देते हैं तो I मल्टीप्लाई बाय I विल गिव अस I स्क्वायर और R उसी तरह आ जाएगा। सिमिलरली हम कहते हैं कि I का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमने I का रिलेशन क्या पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू V, कि I और V डायरेक्टली रिलेटेड है, और अगर हम I को इस साइड पर अकेला छोड़ते हैं तो वो आता है I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। सो I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो जब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं V डिवाइडेड बाय R, तो ऊपर आ जाता है V स्क्वायर, नीचे आ जाता है R स्क्वायर। तो एक स्क्वायर R से कैंसिल हो जाता है, तो पावर विल बी इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। द अबव थ्री फार्मूलाज आर इक्वली वैलिड फॉर कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इन अ डायरेक्ट करंट, विच वन इज़ यूज्ड एंड डिपेंड अपॉन। अब अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम उससे भी पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो हम उससे भी पावर मालूम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि जौन सी क्वांटिटीज़ हमारे पास नोन होगी उनकी बेसिस पर हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पर। कहता है द SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट।
The power of 1 watt is said to be consumed in a circuit if a potential difference of 1 volt cause a current of 1 ampere to flow through it. हम कहते हैं कि 1 watt पावर हमारे पास कब आएगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी विल बी 1 वोल्ट, और उस 1 वोल्ट की वजह से हम क्या करेंगे कि हम चार्जेस को अलाउ करेंगे कि वो पूरे सर्किट में फ़्लो करे। हम कहते हैं कि तब पावर 1 वाट होगी। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। द बिगर यूनिट्स आर किलो वाट एंड मेगा वाट। किलो वाट और मेगा वाट जो है हमारे पास पावर के बड़े यूनिट्स हैं। किलो मीन्स 10⁻³ एंड मेगा मीन्स 10⁻⁶। तो ये हमारे पास बड़े यूनिट्स के लिए यूज़ होते हैं। सिमिलरली कहता है किलो वाट आवर्स, कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉमनली कंज्यूम्ड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी for the measurement of which joule is a very small unit, hence a large unit of energy is required which is known as kilowatt hour। कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें पता है कि हमारी डेली लाइफ में भी कितनी यूज़ होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि हम अगर इंडस्ट्रियल साइड पर जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो उसको जॉउल में जॉउल जो है उसके लिए एक बहुत स्मॉल यूनिट होता है एनर्जी का, तो हम एक बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स बेसिकली हमें बताता है कि कितने किलोवाट पावर आपने यूज़ की है एक आवर में, तो आपको वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बताता है। कहते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलो मीन्स 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय वाट, तो वही यूनिट हो गया, और आवर्स की जगह आ जाएगा 3600 सेकेंड, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 60 मिनट विल बी 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड विल बी इक्वल टू 1 आवर। तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट इंटू सेकेंड। और इसी तरह हम इसको जाउल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जाउल हमारे पास इस तरह आ जाएगा, सिंपली वोल्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड को हम बराबर ले सकते हैं 1 जाउल के भी। सिमिलरली अगर हम बात करना चाहते हैं नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है मैक्सिमम पावर आउटपुट। कहते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या होता है कि हमें किस तरह मैक्सिमम पावर मिलेगी, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलेगी गिवन जो चार्जेस हैं उसको सर्किट में मूव कर सकें। कहते हैं इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड सिस्टम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड। इस तरह होता है कि मतलब बास टाइम हमारे पास अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो हमें ज़्यादा पावर चाहिए होती है चार्जेस को एक साइड से दूसरी साइड पर मूव करने में। वो पावर किस लिए ज़्यादा चाहिए होती है कि हाफ ऑफ द पावर हमें चाहिए होती है उन चार्जेस को मूव करने में, और हाफ ऑफ द पावर जो होती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है व्हेन इट पासेस थ्रू द रेजिस्टेंस। तो इसलिए हमें ज़्यादा पावर चाहिए होती है। कहते हैं फॉर एग्जांपल इन रेडियो और टीवी ट्रांसमिटिंग सिस्टम इट इज़ डिज़ायर टू ट्रांसफ़र द मैक्सिमम पावर पॉसिबल फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग मीडियम टू एंटीना सिस्टम। अब क्या होता है कि एंटीना सिस्टम जब हम कनेक्ट कर लेते हैं तो एंटीना सिस्टम हमारे क्या करता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पर मैच करके हमें एक स्पेसिफिक चैनल लगा कर देता है। तो हम कहते हैं कि जब हम मैक्सिमम पावर देते हैं गिवन मीडियम से ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स द एंटीना सिस्टम, तो क्या होता है कि हमें चैनल्स मिल जाते हैं इसके। अगर हम हाफ ऑफ द पावर सप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि एंटीना सिस्टम वर्क ना करे। वी वांट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम एम्पलीफायर टू स्पीकर सिस्टम। सिमिलरली दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय प्रॉपर मैचिंग ऑफ लोड रेजिस्टेंस एंड सोर्स रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम पावर हमारे पास कब आती है कि जब हम एक प्रॉपर मैचिंग करते हैं लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस की। हमने बात की थी कल भी लोड रेजिस्टेंस पे कि लोड रेजिस्टेंस क्या होती है, जो गिवन डिवाइस के साथ लगी होती है, जो हम अटैच करते हैं, ठीक है, ताकि करंट हम लो कर सकें, ठीक है, करंट को वेरी कर सकें। और सोर्स रेजिस्टेंस क्या होती है कि अगर हम कोई बैटरी लगाते हैं तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो कि बहुत स्मॉल होती है, हम कहते हैं कि वो हमारे पास किस में आती है, वो हमारे पास सोर्स रेजिस्टेंस में आती है। कहते हैं इफ़ लोड रेजिस्टेंस इज़ लेस देन द सोर्स रेजिस्टेंस देन द पावर डिलीवर्ड टू द लोड विल बी मिनिमम। कहते हैं कि अगर लोड रेजिस्टेंस लेस और ग्रेटर देन होगी एज़ कम्पेयर टू सोर्स रेजिस्टेंस देन द डिलीवर्ड पावर विल बी लोड विल बी मिनिमम। कहते हैं कि अगर लोड रेजिस्टेंस की उसने दो यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई है कि जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं अगर वो इतनी स्मॉलर हो कि वो गिवन सोर्स रेजिस्टेंस, यानी एक हमने बैटरी ली है, ठीक है, हमने बात की थी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है किसी भी पावर सप्लाई की वो बहुत कम होती है, बहुत कम 0.01 में होगी। तो हम कहते हैं कि अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं किसी भी करंट के फ़्लो करने के दरमियान और वो भी 0.01 की है, तो जो वो रेजिस्टेंस देगी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम करंट वहाँ से फ़्लो करेगा और हम कहेंगे कि मैक्सिमम पावर आउटपुट हमें डिलीवर होगा। हमने बात की थी कि हम कहते हैं कि करंट कब ज़्यादा होता है, जब हमारे पास गिवन रेजिस्टेंस स्मॉल होती है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास करंट के ऊपर बहुत कम अफेक्ट करती है, तो उससे इंटरनल गिवन करंट के ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता।
तो जब हम कहते हैं कि अगर हम रजिस्टर को भी इतनी कम वोल्टेज का, इतनी कम रेजिस्टेंस का लेंगे तो क्या होगा कि करंट के ऊपर लोड रेजिस्टेंस का अफेक्ट नहीं आएगा, तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो। हम जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हम कहते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है। तो हम कहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होती है इनसाइड द बैटरी, ये बहुत स्मॉल होती है, लेट कंसीडर 0.01 ओम की होती है, और ये हमारे पास ग्रेटर होती है, 1 ओम होगा या 2 ओम होगा। तो हम कहते हैं कि जब करंट यहाँ से फ्लो करता है तो करंट का इधर कोई अफेक्ट नहीं आता है इतना ज़्यादा, कि अगर करंट 10 एम्पेयर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 9.75 हो जाएगा, ठीक है। तो जब करंट यहाँ से फ्लो करता है, जब वो इस जगह से पास होता है तो उसमें अफेक्ट आता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टर होता है ये ज़्यादा ओम्स का लगा होता है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को सेम कर दें, मतलब इसको और इसको बराबर कर दें, अगर ये 0.01 है तो हम लोड रेजिस्टेंस भी इसके बराबर कर दें, यानी जो लोड रेजिस्टेंस है हम उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के जब बराबर कर देंगे तो ये भी 0.01, ये भी 0.01। तो जब 10 एम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो जब इससे फ्लो होगा तो लेट कंसीडर उसमें ब्रेक डाउन आया 9.75, तो वो 9.75 यहाँ से होता हुआ आएगा। जब वो इधर से पास होगा तो अब ये भी क्योंकि 0.01 है तो इसमें मज़ीद कम आएगा, तो हम कहते हैं कि 9.50 हो गया। तो 9.50 करंट जो है वो टोटल इससे फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल सिचुएशन ले लें जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो स्मॉल होती है और लोड रेजिस्टेंस ग्रेटर होती है, तो लेट कंसीडर अगर 9.75 करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था तो जब वो इधर से गुजरता तो 8 हो जाता, तो अफेक्ट आता है। लेकिन जब हम लोड रेजिस्टेंस को इंटरनल के बराबर ले लेते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा। कहते हैं कि फॉर इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। हम डिफरेंट इक्वेशंस ले सकते हैं पावर की, तो हम कहते हैं कि हम लेते हैं आई स्क्वायर आर ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि आई हमारे पास बराबर होता है ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि करंट जब फ्लो करता है तो वो ईएमएफ पर डिपेंड करता है और इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं कि अब हम करते हैं कि ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय, अब ई की जगह हमने आई की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो क्योंकि आई के ऊपर स्क्वायर था तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा और ये आर प्लस आर होल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी वही सिंपल आ गया। अब अगर हम बात करें आर प्लस आर होल स्क्वायर की, तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फिनोमेना से ये खुलता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर। आप ये ट्राई भी कर सकते हैं, आप ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखें, उसकी इक्वेशन निकालें, वो क्या आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आप ए माइनस बी होल स्क्वायर की इक्वेशन निकालें और उसके अंदर प्लस 4ab प्लस कर दे, तो देखें आप देखेंगे ये इक्वेशन और ये क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो हमने उसको इस तरह लिख दिया। कहते हैं कि व्हेन r इज इक्वल टू r, द डोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर p out इज मिनिमम एंड p out is maximum, that thus it can be concluded that maximum power is delivered to a load resistance when the internal resistance of the source is equal to the load resistance, and also called maximum power transfer। तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, यानी आउटपुट जो है वो अपना मैक्सिमम जितनी पावर वो दे सकता है वो गिवन सर्किट को देगा कि करंट फ्लो करे फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।